ये वो क्षेत्र हैं जिन्होंने सब तरह का कष्ट झेला है। भाई मूवमेंट कर। 3-3 साल लगातार अकाल रहता था, क्या फसलें नहीं होती थी, पानी नहीं था, अंग्रेज का राज था, फिर राजाओं के अत्याचार थे, लेकिन सबके खिलाफ ये खड़े रहते थे। मैंने चौधरी रामदास जी की जीवनी पढ़ी है, गंगाराम जी की पढ़ी है, नाथूराम जी की पढ़ी है, और अब अपने जो हमारे हेमाराम जी हैं। आप लोग तो भूल रहे हो इनको। ये नहीं होते तो 1 बीघा जमीन नहीं होती आपके पास। आपके तो ऊंट भी खोल ले जाया करते थे, आपकी तो फसल उठा के ले जाया करते थे। आपके साथ ऐसे ऐसे अत्याचार होते थे ठिकानों के कि जिसका कोई बयान नहीं। लेकिन इन्हीं लोगों ने आपको जिलाया, सम्मान दिलाया। और दिलचस्प बात बताता हूँ, दिल्ली में एक बार वो बन रही थी, मंत्रिमंडल बन रहा था, एक लेडी थी, उनको स्पीकर बनाने लगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो स्पीकर नहीं बनूंगी, मैं तो मिनिस्टर बनूंगी, चूंकि स्पीकर में तो माल नहीं है। लेकिन हमारे ये पुरख चारों ऐसे महकमे के मंत्री बने जिसमें माल नहीं था, और सिर्फ इसलिए बने कि उस महकमे से आपको जमीनें दी जा सकती थी, आपकी जमीनें खरीदाई जा सकती थी, आपके हॉस्टल के लिए जमीन अलॉट की जा सकती थी। वो इन्हीं 3-4 लोगों ने किया, नाथूराम जी, कुमाराम आर्य जी, गंगाराम जी और आप। ये आप लोगों का आपके समाज के प्रति बड़ा योगदान है, और मैं इससे प्रेरणा लेके लौटता हूँ जब जाता हूँ यहाँ से दिल्ली। और मुझे इस बात का फख्र भी है कि हमारे यहाँ इस तरह के लोग हुए हैं। इतिहास तो उनका लिखा जाता है जो 1.5 घंटे की लड़ाई में हार गए, लेकिन नहीं लिखा गया चूंकि राज इनका नहीं था। अब आपका इतिहास लिखा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। लोग लिखेंगे, हमारी नई पीढ़ियां लिखेंगी और वो याद रखेंगी, और अगर याद नहीं रखेंगी तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आज हमारा समाज बहुत बुरी दशा में आज भी है। आज भी हमारे समाज में शिक्षा की कमी है। आपके पास तो हवेलियां भी नहीं है सड़ी हुई कि उनको नई बना के होटल बना लोगे। आपके पास तो छोटी छोटी जमीनें हैं। सिर्फ एक चीज है जो आपको ताकत दे सकती है, और वो है तालीम, एजुकेशन। अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया जगह में पढ़ाइए, और खास तौर से ये जो लड़कियां हैं जिनको हम पैदा भी नहीं होने देना चाहते, इनको जरूर पढ़ाइए। क्योंकि मैं गवर्नर होने के नाते 5-6 यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा, वहां के कॉन्वोकेशन में जाता था, तो अगर 30 गोल्ड मेडल होते थे तो 25 लड़कियों के होते। तो आज जहां इनको हम पैदा नहीं होने देना चाहते थे, एक बार अगर ये संस्था में घुस जाती हैं तो बहुत दूर तक जाती हैं। तो इनको पढ़ाइए, और ये नहीं कि बस इंटर कर लिया तो इसको धक्के देना और इसकी शादी कर दे कहीं की। वो जब तक पढ़ना चाहे तब तक पढ़ाइए, और फिर वो आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ के वो कहीं तक भी जा सकती है। एक दृष्टांत मैं आपको देना चाहता हूं। अमेरिका की एक वो थी फॉरेन सेक्रेटरी, जिसका नाम था कोंडालीजा राइस। दुबली पतली, शक्ल सूरत में साधारण से भी कम, और गरीब घर की लड़की थी, सिर्फ अपनी तालीम की वजह से बनी थी। अमेरिका में सिफारिश से नहीं बनते मंत्री। तो जो गद्दाफी है, लीबिया का तानाशाह, इसको जब विद्रोहियों ने मार दिया तो इसके दफ्तर को रेड किया उन्होंने। इसके दफ्तर में उनको एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब मैं देखता हूं कि लिटिल कोंडी यानी छोटी सी कोंडालीजा राइस अरब शेखों को धमका रही है। कोंडालीजा राइस अरब शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी, और अमेरिका की ताकत उसको तालीम से मिली थी। तो अगर हम अपनी बच्चियों को तालीम दे देंगे तो ये पता नहीं किस किस को धमकाएंगे और कहां तक जाएंगे। तो इनको तालीम जरूर दीजिए। और ये जो हमारे फिजूल के बहुत सारे काम हैं, सबसे पहला तो आपने जिक्र किया कि आज मेरे यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है,
40-40 गांव की चिट्ठी फड़वा देते हैं गरीब आदमी से। भाई 40 गांव के लोगों को रोटी खिला के में बुढ़ा सूरजमल बन जाएगा, लेकिन वो कर्जे में आ जाता है जिसका वो बुढ़ा था। इसी तरह मुझे माफ करेंगी राजस्थान की महिलाएं, इनको चौधरी साहब सोने का इतना शौक है कि यहाँ से यहाँ तक लगी रहती है, इसको कम कर दो। बच्चियों की पढ़, इनको बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में भेजो और ये कमाल करेंगे अगर आप भेज दोगे। फिर हमारे यहाँ दहेज का ये आलम है, आपके यहाँ पता नहीं, पर वेस्टर्न गाड़ी कोई होती है वो मांगते हैं। लड़का चाहे नाखवांदा हो, कुछ ना करता हो, लेकिन दहेज में 4 छल्ले की गाड़ी चाहिए। तो ये सब बुरे काम हैं। और मैं अपना बताता हूँ, मैं दिल्ली में 2 कमरे 1.5 कमरे के मकान में रहता था। मिनिस्टर रह लिया था, 3 बार MP रह लिया था, MLA रह लिया था। तो मेरे से जो मिलके चौधरी साहब नीचे उतरते थे, वो कहते थे यार क्या है, तो 1.5 कमरे के मकान में रह रहा हूँ, हमने तो बैठक ठोक रखी, तुम्हारी बैठक तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाला। मेरा ये 1.5 कमरे का मकान मेरे आज भी काम आ रहा है। मैं अगर प्रधानमंत्री से किसानों के सवाल पे पंगा ले लिया तो वो इसीलिए ले लिया कि मैं 1.5 कमरे के मकान में। मैं जब कश्मीर गया तो जाते पहले हफ्ते में चौधरी साहब 2 फाइलें आई मेरे सामने। एक अंबानी की थी और एक और थे, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि वो हमारे यहाँ के हैं, गाजियाबाद के। दोनों में घपला था और दोनों समाज के खिलाफ जाती थी। मैंने सेक्रेटरी को बुलाया कि भाई मैं तो इनको कैंसिल करूंगा। उसने कहा सर इसमें 150 करोड़ रुपया मिल जाएगा दोनों में आपको, आप इसे ऐसे ही रहने दो। वो मंजूर हो गई थी। मैं कहना मैं तो 6 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊंगा, पर मेरे रहते ये नहीं हुई। तो मैंने वो दोनों फाइल कैंसिल कर दी। मुझे डर जरूर लगा कि भाई तो अंबानी तो प्रधानमंत्री का दोस्त है, इसलिए उन्हें तो मैं बता ही दूँ। तो मैं टाइम लेके दिल्ली गया और मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि देखिए साहब ये केस है और इसमें ये घपला है और मैंने इसको कैंसिल कर दिया। आप अगर चाहते हैं कि ये कैंसिल ना हो तो मेरी जगह किसी दूसरे को बिठा दे, मेरे से तो नहीं हो। तो मैं उनकी तारीफ करूँगा प्रधानमंत्री की गैरहाजिरी में। उन्होंने कहा कि नहीं, करप्शन पे कोई समझौता नहीं, तुमने ठीक किया और कीप इट अप, ऐसे ही रखो। तो पूरे कश्मीर में भ्रष्टाचार के खिलाफ उसी तरह की लड़का, कश्मीर में इतना करप्शन है आप अंदाजा नहीं कर सकते। वहाँ कोठी और उन 14 कमरों में कई करोड़ के कारपेट पड़े होंगे और इस दफ्तर में इस टेबल से उस टेबल तक जाने में फाइल को कई महीने लग जाते हैं। तो उसको मैंने स्ट्रीमलाइन किया, लोगों के पक्ष में किया, वो मेरे बाद में काम आई और आज भी आ रही है। आज अगर मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरे यहाँ ईडी नहीं भेज सकते, इनकम टैक्स का रेड नहीं करा, जो है ही नहीं कुछ, क्या रेड कर राम जी से ये ना समझ ले। चूँकि मैं रिटायर होने के बाद इस चिंता में हूँ, पर रहूँगा कहाँ, चूँकि मेरे पास घर भी नहीं है। तो मैं इसका जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता कि कहीं ये ना समझ लें कि भाई ये इसके लिए घर बनवाना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सारे दुर्गुण, सारी व्याधियाँ जो हम में हैं, इनको छोड़ के एक ही चीज़ हमारी मदद कर सकती है, वो है तालीम। मैं एक आपको दृष्टांत दूंगा। जब दूसरी बड़ी लड़ाई चल तो उस बजट में और ऑपोजिशन ने भी कहा कि शिक्षा में कटौती क्यों नहीं की गई, तो चर्चिल का जो जवाब था वो आप सुन लोगे तो आपके काम आएगा। उसने कहा कि लड़ाई चल रही है, मकानों पे बमबारी हो रही है, मकान गिर जाएंगे तो दोबारा बन जाएंगे, कारखाने बर्बाद हो जाएंगे तो दोबारा बन जाएंगे, पुल टूट जाएंगे तो फिर बना लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी बर्बाद हो गई तो वो दोबारा नहीं खड़ी की जा सकती। तो इसी तरह आपकी जो पीढ़ी है, जो नस्ल हैं, नई नस्लें हैं, इनके लिए आप अपना सब कुछ त्यागिए और इनको आगे बढ़ाइए।
ये है सबसे बड़ा काम करना। मैं तो 1.5 साल का था जब मेरे पिताजी का पार्टी बनाई है तुम इसको चलाओ, और मैं उनके साथ चला गया। फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। 26 साल की उम्र में मैं MLA हो गया, फिर मैं MP हो गया राज्यसभा का, फिर राज्यसभा का MP हो गया, जिसमें मेरे 6 तबादले हो चुके हैं। सबसे पहले बिहार गया, वहाँ से कश्मीर गया, कश्मीर से मैं गया गोवा, वहाँ मैं और बीच में मैं वहाँ का भी रहा, उड़ीसा का भी रहा, और अब मैं मेघालय में हूँ। मेरा ख्याल है ईश्वर मुझे ये शक्ति दे कि मैं यहीं से रिटायर हूँ। हालांकि जब भी मैं किसानों के बारे में बोलता हूँ तो मुझे ये संदेह जरूर रहता है कि दिल्ली से कोई फोन तो नहीं आया। तो खैर एनीवे मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि सिर्फ एक चीज़ है जो हमको बचा सकती है, और वो है हमारे बच्चों की तालीम। ये जो हॉस्टल बना रहे हैं, चाहे वो MSP की हो या और है, वो भी नहीं मानी गई, पर वो माननी पड़ेगी, क्योंकि किसानों का इरादा बिल्कुल पक्का है कि हम लड़ेंगे और बहुत दूर तक लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव जब होगा उससे पहले ही ये सारी बातें मान ली जाएंगी, मेरा ऐसा यकीन है। मैं 7-8 महीने में रिटायर होऊंगा, उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपने समाज में घूमूंगा ये कहते हुए कि तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारा अवगुण ये है कि तुम अपने भाई के साथ भी नहीं बैठते हो, दूसरे की जूतियों में बैठोगे, अपने भाई के सिंहासन पर भी नहीं बैठोगे। तो इससे निकलो, इकट्ठा हो जाओ, अपनी ताकत पहचानो और अपना राज बनाओ, बजाय इसके कि आपको मांगना पड़े, लोग आपसे मांगे। और जो संभव है अगर ये कभी इकट्ठा होकर वोट कर देंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं। लेकिन ये मेहनत का काम है, मैं इसमें लगूंगा और कोशिश करूंगा आप सबका सहयोग भी लूँ। अगर अब राजस्थान जैसी जगह में कैसे कैसे आपके नेता हुए, लेकिन एक भी चीफ मिनिस्टर नहीं बना, सिर्फ इसलिए कि आपसी रंजिश, आपस में एक ना होना, आपस में झगड़े रखना। अब मुझे याद है एक तो अच्छी तरह से कि जब ये चौधरी चरण सिंह थे तो वो यहाँ आपके आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन चौधरी देवीलाल जी को ये हुआ कि तू तो छोटी सी स्टेट का होगा, ये बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो तेरा तो कद कम हो जाएगा। उन्होंने कुंभाराम आर्य से दोस्ती लगा के पोते को टिकट दिलवा लिया और यहाँ नहीं बनने दी, और फिर वो फिसल गई बात, आज तक नहीं बना, जबकि हर बार बनना चाहिए। तो इकट्ठा रहेंगे तो सब कुछ बनोगे। वो फिराक जरूरतपुरी का एक शेर है कि लेने से ताजो तख्त मिलते हैं, मांगने से भीख भी नहीं मिलती। तो अगर आगे बढ़ के इकट्ठा होकर लोगे तो सब कुछ मिलेगा, और हर तरह से आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी, आपकी सुनवाई होगी और आप आगे बढ़ेंगे। मैं बहुत लंबा भाषण कर गया, मेरा इरादा नहीं था इतना लंबा बोलने का। आपसदारी आपकी ठीक नहीं है, और सिवाय तालीम, बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने के अलावा और कोई चीज़ आपके पास नहीं है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो इनको पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। हम तो लड़कियों को तो पैदा भी नहीं होने देना चाहते। पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे यहाँ तो उसको आटे का दूध दे के मार देते हैं पैदा। तो ये सब बंद करिए और इनको शिक्षा दीजिए, दहेज बंद करिए, ये काज बंद करिए। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, इन सबों को, जो दुर्गुण हैं समाज के, इन सबों से अलग होइए और अपने को आगे बढ़ाइए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर की बात तो मैंने करीब करीब बता दी, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं। ये जो धारा 370 थी, जब मैं गया
तो रोज बयान आता था महबूबा का कि जिस दिन ये हटेगी खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला कहता था झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि आप इसको, मैं आपको चिट्ठी, मेरी चिट्ठी पे होना था वो काम। मैंने कहा मैं चिट्ठी भेजता हूँ, उसको राज्यसभा में पेश करके इसको हटा दो और मैं देखता हूँ कौन क्या करता है। कश्मीर के आम जन जो थे उनसे मैंने अपना राब्ता कायम किया। मैंने अपना टेलीफोन सबको दे रखा था। 2 बजे रात में कोई फ़ोन आता था, मैं खुद सुनता था। कोई शिकायत होती थी उसको रफा करता था और उनको ये कहता था कि तुम बेवकूफ़ हो, ये नेताओं का कोई बच्चा नहीं मरता, तुम्हारे बच्चे मरते हैं, तुम क्यों मरना चाहते हो? 200 लड़के हैं तुम्हारे और हम दुनिया की दूसरे नंबर की फौज हैं, हमसे लड़के क्या ले लोगे? बातचीत से तुम सब कुछ ले सकते हो। खैर जिस दिन हम ये 370 हटाने लगे तो मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि सवेरे चिट्ठी जानी है अमित शाह साहब को, वो इसे राज्यसभा में पेश करेंगे और 370 हट जाएंगे। तो बोला 370 हट रही है? मैं कहा कहने 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों? कहने यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो जब बुरहान वानी मरा था तो 150 लोग मरे थे। मैं कहा क्यों? कहने थानों पर चढ़ जाएंगे, हथियार छीन लेंगे, उपद्रव कर देंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, चिड़िया भी नहीं बोलने की, तुम बेफिक्र रहो। तीनों चीफ मिनिस्टर शाम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। कुत्ता नहीं भौंका, चिड़िया नहीं भौंका। मैंने तो अभी प्रधानमंत्री जी से कहा कि इन्हें क्यों बुला के यहाँ चाय पिलाई थी दिल्ली, इन्हें तो छोड़ना भी नहीं चाहिए था। अभी 2-3 साल शेख अब्दुल्ला 10 साल जेल में रहा। मैं कहे 2-3 साल तो रहते, कुछ ठीक हो जाते, लेकिन बुला लिए उन्होंने। बुलाने से लोगों में ये हो गया कि यही आएंगे। फिर जिस दिन गिरफ्तार हो रहे थे उस दिन चीफ सेक्रेटरी ने मेरे से कहा कि साहब वो तो अफसर अंदर नहीं जा रहे पुलिस वाले। मैं क्यों नहीं जा रहे? कहले वो डरे हुए हैं कि ये फिर आएंगे पावर में तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। मगर मेरी बात कराओ उनसे। उसने आदमी भेजा पुलिस वाला और वो गया, उनसे मिला अफसरों से कि लोग गवर्नर साहब बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? कहले साहब क्या बताएं, दाएँ बाएँ करने लगे। मैं कहा सुनो, या तो 10 मिनट में जाके इन्हें गिरफ्तार कर दो और नहीं तो तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे। मैं नया सेट भेजता हूँ अफसरों का, ये भी गिरफ्तार हो गया। 10 मिनट में सब गिरफ्तार हो गए। ना कुत्ता भौंका, ना चिड़िया बोली, और फिर अपना वहाँ पड़े रहे। किसी के नाक पे चूहे ने काट लिया, किसी मतलब दुर्गति हो गई। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बहादुरी से लड़ेंगे हम इन चीज़ों से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो दिल्ली में सरकार है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं उसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ कि किसानों को अब और दबा के नहीं रखा जा सकता। ये अपना हक लेके रहेंगे। बातचीत से नहीं लोगे तो लड़ाई से लेंगे, लड़ाई से नहीं मिलेगा तो हिंसा से लेंगे। लेकिन मेरी ये राय है दिल्ली वालों को, मैं उन्हें यदा देता भी रहता हूँ ये राय कि साहब इनसे आप पंगा मत लो, ये बहुत ही भयानक लोग हैं। एक बात, टिकैत का लड़का आपको याद होगा, उस पर रोया। हाँ, था, उसमें रोया, मीडिया में रोया। तो जब मीडिया में रोया तो उसकी बैठक में 1000 आदमी पहुंच गया था और लोगों ने कहा कि कल पंचायत करो बड़ी 1 लाख आदमी की मुजफ्फरनगर में। मुझे बहुत पता चला, बहुत यूं ने फोर्स भेज रखी है, वो इसको गिरफ्तार कराएगा और इसके साथ जो गुंडे ठेड़े हैं उनको गुंडों से पिटवाएगा। तो मैंने अमित शाह साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा साहब आप तो आग से खेल दो। कहने क्यों, क्या हुआ? मतलब देखा कि हाँ मैंने देखा वो रोया। मुझे उसके रोने का असर पता चला कि हाँ पता चला। उसकी बैठक पे 1000 आदमी पहुंच गया। तो बोले 47 को निबटवाओ। मैं निबटवा दूंगा, आप मेरा कहना मान लो। बोले क्या? मैं आप इसको आज रात मत गिरफ्तार करो। तो बोले कि ठीक है मैंने मान लिया, तुम उसको ये कह दो कि मैं फ़ोन पे हूँ, मेरे से बात कर लेगा। मैंने उसे कहा, उसने बात कर ली
अमित शाह साहब ने कहा अपने भाई को ये कहते हो कि कल की पंचायत में कोई वायलेंस की कॉल ना दे। उसने कहा जी ऐसे ही करूँगा। उसने उसको कह दिया, कोई हिंसा नहीं हुई और वो अब तक बाहर घूम रहा, तो नेता हो गया बड़ा। अभी तक किसान आंदोलन सिखों के हाथ में था, टिकैत के हाथ में आ गया। मैंने उससे पूछा एक दिन, मुझे दिखाया उसने मीटिंग की, क्या भीड़ थी इसमें। तो मैं कहा भाई बहुत भीड़ ले रहे हो, कहीं सब आपकी मेहरबानी, अब तो मैं नेता हो गया हूँ। मैं कहा ठीक है, लेकिन किसी चीज़ पे सौदा मत कर लेना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ये है कि धरने के बाद में बैठेंगे, पहले तय कर लेंगे भाई हमें उठवाओगे कैसे। तो यही होता था, उनके पिताजी यही करते थे। तो मैं कहा ये मत करना कि जी नहीं, बिल्कुल पक्के रहेंगे, डटे रहेंगे। और वो डटा रहा। इस चुनाव में भी इनके कब्जे में नहीं आया। तो एनीवे मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों का जो आंदोलन है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो ये दोबारा शुरू होगा और हम लोगों दोबारा कूदेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप भी बड़े पैमाने पे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना, क्योंकि ये नाव और नगर। आप में से तो बड़ा अफसोस की बात है कि छोटू राम जी का भी नाम नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग। ये लड़ाई छोटू राम जी की, मैं किसानों का साथ नहीं छोड़ूंगा, उनके साथ लंबा हो गया और मुझे जहाज से जाना है, फ्लाइट छूट गई तो फिर यहीं पढ़ूंगा एक रात के लिए। लिहाजा मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इतनी देर तक बर्दाश्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई काम की बात कही हो तो उनको आप मान लेना, और ख़ास तौर से जो तालीम वाली पढ़ाई वाली बात है इसको तो जरूर मानना। कैसे होगी? हमारे यहाँ कुल बजट का 6% एजुकेशन पे खर्चा होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।